कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। स्नेहा का सवाल सुनकर अंगद के कदम रुक गए थे और वो पलटकर उसकी तरफ देखने लगा था। वहीं स्नेहा के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि वो कितनी बेसब्री से अंगद के जवाब का इंतजार कर रही है। अंगद कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा और फिर बिना उसे जवाब दिए ही रूम से बाहर की तरफ चला गया। स्नेहा को समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या महसूस करे, क्योंकि अंगद ने ना ही हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में। ना चाहते हुए भी उसके दिल में एक उम्मीद पैदा हो रही थी, लेकिन वो जानती थी कि जिस तरह से अब तक उसका दिल टूटता आया है, ये उम्मीद भी टूटने के लिए ही पनप रही है। उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए थे, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और एक गहरी सांस लेकर बोली, पता नहीं आपको मुझ पर कभी भरोसा होगा भी या नहीं अंगद जी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपका भरोसा जीत पाऊं। कम से कम इतना तो भरोसा हो आपको मुझ पर कि मैं आपकी आंखों में देखूं तो मुझे मेरे लिए बेगानापन ना नजर आए। अंगद रूम से बाहर चला गया तो स्नेहा भी अब वापस चेंजिंग रूम में आई। जब वो पहले रूम से बाहर गई थी तो बिना शावर लिए ही गई थी, क्योंकि उसने अंगद को ऐसी हालत में देख लिया था कि वो रूम में रह ही नहीं सकती थी। लेकिन अब अंगद के रूम में से जाने के बाद उसने तुरंत अपने कपड़े लिए और शावर लेने के लिए वॉशरूम में चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वो आईने के सामने खड़ी थी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों के सामने वो नज़ारा घूम गया। जब उसने अंगद को आईने के सामने देखा था, उसने अपना माथा पीट लिया और बोली, आखिर हो क्या रहा है मुझे? मैं जिस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहती बार बार मेरी आंखों के सामने क्यों आ रहा है? ये बोलकर उसने अपना सरनामे हिलाया और फिर सामने रखी हुई अपनी चूड़ियां अपने हाथों में पहनी और मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ आई। लेकिन बाहर आकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नीचे जाए या ना, क्योंकि अगर संगम उठा हुआ हुआ तो वो उसके पास आने की जिद करेगा। पता नहीं अंगद को स्नेहा का उसके पास जाना पसंद आएगा या नहीं, इसलिए कुछ सोचते हुए वो वापस अपने रूम में आ गई। लेकिन अब रूम में आकर भी वो क्या ही कर सकती थी। वो कुछ देर यूं ही इधर उधर टहलती रही और फिर आकर बेड पर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ अंगद संगम के पास उसके रूम में था। संगम उठ चुका था और अंगद उसे अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संगम बार बार स्नेहा के बारे में पूछ रहा था। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा ना तुम्हारी स्नेहा माँ रेडी हो रही हैं, जब वो रेडी हो जाएंगी तो वो खुद ब खुद आ जाएंगी, तब तुम उनसे मिल लेना। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम खाना तो खा लो। संगम ने मुंह बनाते हुए अपने होठों को खोला, लेकिन जब अंगद ने उसे बेमन से खाना खाते हुए देखा तो उसने खिचड़ी से भरा हुआ बाउल टेबल पर रखा और बोला, रहने दो, तुम्हारी स्नेहा माँ ही तुम्हें खिलाएंगी। एक तो वैसे ही तुम्हें खिचड़ी नहीं पसंद और ऊपर से बिना मन के खा रहे हो, तो पता नहीं डाइजेस्ट भी कर पाओगे या नहीं। पहले ही तबीयत खराब है तुम्हारी, मैं और रिस्क नहीं लेना चाहता। उसकी बात सुनकर संगम थोड़ा सा खुश हो गया। वहीं अंगद ने अब दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि तकरीबन से 1 घंटा हो गया था। अब तक तो स्नेहा को रेडी होकर नीचे आ जाना चाहिए था। बेशक से उन दोनों ने हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था, लेकिन संगम ने कुछ ज्यादा नहीं खाया था, तो उसके खाने का वक्त हो गया था। ऐसे में स्नेहा को संगम के लिए तो नीचे आना चाहिए था। तकरीबन 15-20 मिनट और जब बीत गए तो अंगद संगम की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। संगम झट से बोला, स्नेहा माँ को अपने साथ लेकर आना डैड प्लीज। उसकी बात पर अंगद ने बस अपनी पलकें झपकाई और बाहर की तरफ आया। बाहर आकर उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं स्नेहा हाल में ही होगी, शायद कोई काम कर रही होगी। लेकिन जब उसे स्नेहा कहीं नजर नहीं आई तो उसने डाइनिंग टेबल के पास खड़ी शारदा जी की तरफ देखते हुए कहा, मॉम स्नेहा कहाँ है? शारदा जी ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, पता नहीं, मैं तो लंच की तैयारी कर रही थी, वो शायद अपने रूम में होगी। अंगद के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा झलकने लगा। वो तुरंत सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ आया। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा स्नेहा सामने बेड पर बैठी थी और अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। अगर वो फ़ोन की तरफ देख रही होती तो भी शायद अंगद को इतना ज़्यादा शॉकिंग नहीं लगता, लेकिन वो सिर्फ फ़ोन की तरफ देख नहीं रही थी, बल्कि फ़ोन को देखते हुए रोए जा रही थी।
उसकी आंखों से बहते हुए आंसू उसके सीने तक जा रहे थे। उसे यूं देखकर अंगद कुछ पल के लिए तो उसकी तरफ देखता ही रह गया। स्नेहा पूरी तरह से अपने फ़ोन में खोई हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कब अंगद ने दरवाज़ा खोला और कब अंगद उसके पास आकर भी खड़ा हो गया। वहीं अंगद की नज़रें स्नेहा के फ़ोन पर थी, जहां पर वो संगम और अंगद की फ़ोटो देख रही थी। अंगद को खुद नहीं पता था कि ये फ़ोटो कब की है, लेकिन उस फोटो में अंगद ने संगम को अपने कंधे पर बिठाया हुआ था और दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अंगद को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। कुछ पल यूं ही खड़ा रहा और फिर अपना गला खराशने लगा। स्नेहा एकदम से होश में आई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अंगद को देखने लगी। उसने तुरंत अपना फ़ोन नीचे रख दिया और बोली, आप यहाँ, आप अंदर कब आए? अंगद तुरंत बोला, जब तुम अपने फ़ोन में बिजी थी। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नज़रें झुका ली। वो बिस्तर से उठी और बोली, वो मैं बस यूं ही। ये बोलते हुए वो सोफे की तरफ जाने लगी तो अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब सोफे की तरफ क्यों जा रही हो? स्नेहा ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंगद से क्या कहे। वहीं अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, संगम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, उसे खाना खिलाना है। उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है। अगर ऐसे ही वो कुछ खाएगा नहीं तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा, और अगर उसे यूं बीमार ही रखना है तो तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? स्नेहा अब और भी ज़्यादा हैरान हुई। वो झट से बोली, पर इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही अंगद बोला, जाओ और जाकर उसे खाना खिला दो। मेरा सिर दर्द हो रहा है तो मैं लंच के लिए नहीं आऊँगा। कुछ वक्त आराम करना है मुझे। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना सर हामी हिलाया और रूम से बाहर चली गई। बाहर आकर वो सीधा संगम के रूम में आई तो देखा संगम उसका ही इंतजार कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, आपने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? संगम बड़े ही प्यार से बोला, मुझे खाने का मन ही नहीं कर रहा था स्नेहा माँ, आप नहीं थी तो मुझे खाना भी अजीब अजीब लग रहा था। मैंने डैड को बोला कि आपको बुला दे और देखो डैड ने आपको बुला दिया। अब मैं आपके हाथों से खाना खाऊंगा। स्नेहा ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, ऐसा नहीं करते हैं संगम बेटा, अगर डैड आपको खाना खिला रहे थे तो आपको उनके हाथों से खाना खा लेना चाहिए था ना। ये बोलते हुए वो उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी और संगम भी बड़े प्यार से खा रहा था। कुछ वक्त बाद जब पूरा खाना खत्म हो गया तो स्नेहा ने संगम का मुंह साफ किया और बोली, अब आप थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं आपको टीवी चला देती हूँ, आप उस पर अपना फेवरेट कार्टून शो देखना, लेकिन सिर्फ थोड़ा टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि फिर आपकी आंखें दर्द होंगी ना। संगम ने अपना चेहरा हामी हिलाया और चुपचाप लेट गया। स्नेहा ने टीवी ऑन किया और संगम का फेवरेट कार्टून शो लगाकर वो बाहर की तरफ आ गई। बाहर आते ही वो सीधा किचन की तरफ आई, जहां पर शारदा जी ने डाइनिंग टेबल पर लंच लगा दिया था, क्योंकि लंच के वक्त सब लोग तो घर पर मौजूद नहीं होते थे, लेकिन जितने लोग भी होते थे वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही खाते थे। शारदा जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? मैंने लंच डाइनिंग टेबल पर लगवा दिया है, बस अभी सर्वेंट को भेज रही थी अंगद को लाने के लिए। स्नेहा उन्हें देखते हुए बोली, वो नीचे नहीं आएंगे सासू माँ, उनका सिर दर्द हो रहा है, उन्होंने खाना खाने से मना किया है, इसलिए मैं यहाँ पर उनके लिए उनकी ब्लैक कॉफ़ी बनाने आई हूँ। क्या मैं उनके लिए ब्लैक कॉफ़ी बना लूँ? शारदा जी ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, क्यों नहीं, लेकिन तुम जरूर खा लेना, तुम्हारा चेहरा देखकर ही लग रहा है कि तुमने पिछले 2 दिनों से ढंग से बिल्कुल खाया नहीं है। स्नेहा ने अपना चेहरा हामी हिलाया और फिर अंगद के लिए कॉफ़ी बनाने लगी। कुछ ही देर में उसने अंगद के लिए कॉफ़ी रेडी कर ली थी और वो कॉफ़ी लेकर वो वापस अपने रूम में आई। अंगद बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। सर दर्द की वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। स्नेहा ने कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा और अंगद के सामने आकर खड़ी हुई। अंगद ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, क्योंकि सिगरेट पीने की वजह से स्मोक स्नेहा की तरफ आ सकता था। स्नेहा उसे देखते हुए बोली, मैं आपके लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आई हूँ, आपका सिर दर्द हो रहा है तो प्लीज़ आप वो पी लीजिए, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। अंगद बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, संगम ने खाना खा लिया? स्नेहा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ, उसने अपना खाना फिनिश कर लिया और अब वो अपनी फेवरेट कार्टून शो देख रहा है। मैंने उसे कहा है कि वो खाना खाने के लिए मेरी जिद ना करे, आपके हाथों से खाना खा ले,
लेकिन पता नहीं इतनी जल्दी वो मेरी बात मानेगा या नहीं, पर 2-3 दिन में मैं उसकी आदत छुड़वा दूंगी। अब प्लीज़ आप कॉफ़ी पी लीजिए। ये बोलकर वो कुछ पल अंगद को देखती रही, लेकिन जब काफ़ी देर अंगद ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो वापस रूम से जाने लगी। तभी अचानक से अंगद बोला, मेरा मन नहीं कर रहा। स्नेहा उसका जवाब सुनकर स्नेहा के कदम रुक गए। उसने पलटकर अंगद की तरफ देखा और अंगद भी उसकी तरफ ही देख रहा था। स्नेहा उसके थोड़ा करीब आई और बोली, कई बार बेमन से भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं अंगद जी। कल रात आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी तो शायद इसलिए आपका सिर दर्द कर रहा होगा। अगर आप कॉफ़ी पियेंगे तो आपको बेटर फील होगा। अंगद ने कुछ नहीं कहा, बस सिगरेट नीचे फेंक कर उसे मसलते हुए अंदर की तरफ आया और सोफे पर बैठकर काफ़ी पीने लगा। स्नेहा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। ये बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन कोई पूछे उससे रेगिस्तान में जो तप रहा हो और अचानक ही उस पर पानी की एक बूंद गिर जाए। स्नेहा भी रूम के अंदर आई और जाकर सोफे पर बैठ गई। वो नीचे जा सकती थी और शारदा जी के साथ घर के कामों में मदद करवा सकती थी, लेकिन ऐसे में संगम उसे देखता और उसके करीब आता, इसलिए वो नीचे जाने से परहेज कर रही थी। वहीं अंगद भी उसे गहरी नज़रों से देख रहा था और बिना उसके कुछ कहे ही उसकी सारी हरकतें बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। कुछ देर वो यूं ही उसकी तरफ देखता रहा और बोला, तुम्हें नीचे नहीं जाना क्या? स्नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, जाऊंगी ना, लेकिन डिनर के टाइम पर, या फिर वो भी देखूंगी कि ऊपर रूम में ही मंगवा लूंगी। अगर संगम मुझे बुलाएगा तो आप उसे कह देना कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, और वैसे भी मेरा पेट सच में दर्द हो रहा है, मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रही। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ पेट पर रखा। उसे सच में अपने पेट में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। अंगद ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जगह से उठा। तभी अचानक से स्नेहा का फ़ोन बजने लगा। स्नेहा का फ़ोन बजते हुए देख अंगद के कदम अपने आप रुक गए थे, लेकिन वो यूं ही दरवाजे पर तो खड़ा रह नहीं सकता था, इसलिए अपने क्लोजेट की तरफ बढ़ गया था कि स्नेहा फ़ोन पर किससे बात कर रही है उसे पता चल सके। वहीं स्नेहा का जो फ़ोन था उसने तुरंत उसे रिसीव किया और फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। सामने से अनुपमा जी की आवाज़ आई, कैसी हो तुम स्नेहा? स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, आप बताइए आप कैसी हैं और घर पर सब कैसे हैं? अनुपमा जी ने सबके ठीक होने का बताया और फिर बोली, संगम कैसा है? अब उसका बुखार ठीक है ना? उसकी बड़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए हम लोग उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। अनुपमा जी की बात सुनकर स्नेहा के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कहीं उसके मायके वालों के आने से अंगद का मुंह ना बन जाए, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो लोग आएं। उसकी नज़रें खुद ब खुद अंगद की तरफ उठ गई थी, लेकिन अंगद ने अपना चेहरा क्लोजेट की तरफ घुमाया हुआ था। स्नेहा तुरंत बोली, वो मॉम, एक्चुअली आज तो आप लोग संगम से नहीं मिल पाएंगे। वो क्या है ना कि संगम की तबीयत खराब थी तो वो थोड़ा उदास सा था, और मैं और उसके डैड सोच रहे थे कि उसे कहीं घुमाने के लिए बाहर ले जाएं। हम लोग बस तैयार हो रहे हैं और निकलने ही वाले हैं। ऐसे में आप लोगों का मिलना तो उससे नहीं हो पाएगा ना? उसकी बात सुनकर अब अंगद हैरान हुआ, क्योंकि उन लोगों का तो ऐसा कोई प्लान ही नहीं था। उसने तुरंत पलटकर स्नेहा की तरफ देखा और अगले ही पल उसे सारा माजरा समझ में आ गया। वो तुरंत स्नेहा के पास आया और उसके हाथों से फ़ोन खींच लिया। उसे फ़ोन लेते हुए देख स्नेहा के चेहरे पर डर झलकने लगा। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और धीमे से बोली, प्लीज़ मॉम से कुछ मत कहिएगा, वो पहले ही मुझे लेकर बहुत परेशान रहती थी। अगर आपने उन्हें कुछ ऐसा वैसा कहा तो। अभी वो बोल ही रही थी कि अंगद ने वो फ़ोन अपने कान से लगाया और अनुपमा जी से बोला, नमस्ते आंटी। उसके मुंह से वो नमस्ते शब्द सुनकर ही स्नेहा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अंगद की तरफ देख रही थी। वहीं अंगद फ़ोन पर बोला, आप लोग संगम से मिलने के लिए आ सकते हैं। एक्चुअली हम लोगों को संगम को लेकर बाहर जाना तो था, लेकिन मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया है, तो हम लोग आज नहीं जा पाएंगे। इसलिए अगर आप लोग यहाँ पर संगम से मिलने के लिए आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। उसकी बात सुनते हुए स्नेहा की नज़रें उस पर भी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अंगद उसकी मॉम से बात कर रहा है और खुद उन्हें मित्तल मेंशन आने के लिए बोल रहा है। सामने से अनुपमा जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटा, हम लोग बस थोड़ी देर में वहाँ पहुँचते हैं। ये बोलकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अंगद ने फ़ोन स्नेहा की तरफ बढ़ा दिया।
स्नेहा तो जैसे किसी सदमे में चली गई थी। अंगद उसे फ़ोन दे रहा था लेकिन वो बस अंगद की तरफ देख रही थी। अंगद थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, क्या हुआ? उसकी आवाज़ सुनकर स्नेहा एकदम से कांप गई और बोली, वो। इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही अंगद बोला, अपना फ़ोन पकड़ो, मुझे और भी ज़रूरी काम है। सारा दिन यहाँ पर तुम्हारा फ़ोन लेकर खड़ा नहीं रहूँगा। उसे एक बार फिर से एंग्री मोड में जाते हुए देख स्नेहा ने तुरंत उसके हाथों से फ़ोन ले लिया। अंगद अब क्लोजेट की तरफ नहीं गया बल्कि रूम से बाहर जाने लगा। स्नेहा जल्दी से बोली, थैंक यू। उसका थैंक यू सुनकर अंगद ने ना पलट कर उसकी तरफ देखा और ना ही कुछ कहा। वो सीधा रूम से बाहर चला गया। तो स्नेहा को समझ नहीं आया कि अंगद गुस्से में गया है या फिर नॉर्मली, लेकिन फिलहाल के लिए तो वो इस बात से खुश थी कि अंगद ने अनुपमा जी के यहाँ आने पर ना सिर्फ अपनी हामी दी बल्कि उन्हें खुद से यहाँ आने के लिए भी कहा। उसके चेहरे पर ही उसकी सारी खुशी झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ अंगद सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आया और सीधा संगम के रूम में आया जहाँ पर वो कार्टून देख रहा था। लेकिन अब वो कार्टून देखते देखते भी बोर हो गया था। शारदा जी उसके साथ ही बैठी थी और उसका मन बहलाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अंगद को देखा वो तुरंत बोला, लो अब तुम्हारे डैड आ गए, अब तुम्हें जो कहना है इनसे कहो। संगम अंगद की तरफ देखते हुए बोला, प्लीज डैड मुझे कहीं बाहर ले चलो ना, मेरा बाहर घूमने का बहुत मन कर रहा है, मैं रूम में बैठा बैठा बोर हो गया हूँ। अंगद ने उसे गुस्से से घूरा और बोला, बिल्कुल भी नहीं, अभी तुम इस हालत में नहीं हो संगम बेटा कि तुम बाहर जा सको, और वैसे भी अभी फिलहाल तुम्हारी दवाइयों का वक्त हो गया है, चलो जल्दी से दवाइयाँ लो। संगम मुंह बनाते हुए बोला, मुझे कोई दवाई नहीं लेनी। अंगद ने शारदा जी की तरफ देखा तो शारदा जी झट से उसे दवाइयों का बैग पकड़ाते हुए बोली, इसे दवाइयाँ देने के बाद तुम खुद भी लंच कर लेना, बाकी सबका लंच तो हो गया है, बस तुम और स्नेहा रह गए हो। अंगद के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और चुपचाप संगम को दवाइयाँ देने लगा। थोड़े नखरे दिखाते हुए संगम ने दवाइयाँ ले ली थी। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर अब तुम थोड़ी देर रेस्ट करोगे तो मैं शाम को तुम्हें थोड़ी देर के लिए बाहर ले जा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम मेरी बात मानो। बाहर जाकर ना ही तुम कोई आइसक्रीम की जिद करोगे और ना ही किसी और स्ट्रीट फूड की। संगम तुरंत बोला, प्रॉमिस डैड, मैं कोई जिद नहीं करूँगा, बस आप मुझे बाहर ले जाइएगा, आप, मैं और स्नेहा माँ। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अंगद ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और फिर संगम को बेड पर लेटाकर खुद रूम से बाहर आया। शारदा जी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी उसके लिए लंच लगा रही थी। वो अंगद की तरफ देखते हुए बोली, आओ तुम लंच कर लो, स्नेहा को भी मैं नीचे बुला देती हूँ। अंगद तुरंत बोला, आप एक काम कीजिए मॉम, हम दोनों का लंच लगा दीजिए और सर्वेंट के हाथों ऊपर रूम में भिजवा दीजिएगा। स्नेहा का पेट दर्द हो रहा है तो उसे नीचे आने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। शारदा जी तुरंत बोली, क्या स्नेहा का पेट दर्द हो रहा है, उसने दवा तो ली है ना? अंगद ने अपना चेहरा हामी हिला दिया। हालांकि स्नेहा ने दवा नहीं ली थी लेकिन शारदा जी परेशान ना हो इसलिए उसने झूठ बोल दिया। वो खुद सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया और उसके पीछे पीछे ही सर्वेंट उन दोनों के लिए खाना लेकर आई। जैसे ही सर्वेंट ने खाना टेबल पर लगाया वो हैरानी से बोली, लेकिन मैंने तो, अभी वो बोल ही रही थी कि उसकी नज़र अंगद पर गई जो सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गया था। सर्वेंट हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, वो सर ने कहा कि आपका और उनका खाना आपके रूम में लगा दिया जाए तो मैं ये खाना ऊपर लेकर आई हूँ। स्नेहा ने मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला दिया तो वो सर्वेंट वहाँ से चली गई। अंगद उसके जाने के बाद स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही खाना जितना मन करे, पहले ही पेट दर्द हो रहा है तो कोशिश करना कि ज़्यादा मसाले वाली चीज़ नहीं खाओ और दही भी अवॉइड करना। ये बोलते हुए वो अपनी प्लेट में खाना लगा रहा था। स्नेहा के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट तैर रही थी। अंगद उसकी मुस्कुराहट देखकर बोला, अब हंसती रहोगी या फिर खाना भी खाओगी? स्नेहा ने तुरंत अपना चेहरा नीचे झुका लिया और अपनी प्लेट में खाना लगाने लगी। जैसे कि अंगद ने मना किया था, उसने ना ही अपनी प्लेट में रायता लिया और ना ही सब्जी, बस थोड़ी सी दाल ली और उसी के साथ एक चपाती और थोड़े से चावल। अंगद अपना खाना तो खा रहा था लेकिन उसकी नज़र स्नेहा पर भी थी। कुछ देर बाद जब उन दोनों का खाना खत्म हुआ तो स्नेहा बर्तन उठाने के लिए उठने लगी, लेकिन उससे पहले ही अंगद अपनी जगह से उठा और तुरंत कैबिनेट की तरफ बढ़ गया जहां पर मेडिकल बॉक्स रखा हुआ था।
उसने उस मेडिकल बॉक्स में पेट दर्द की दवा ली और फिर स्नेहा के पास आकर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ये ले लो, तुम्हें राहत मिलेगी। उसके हाथ में अपने लिए पेट दर्द की दवा देखकर स्नेहा उसे यूं घूर रही थी जैसे उसने कोई आठवां अजूबा देख लिया हो। कुछ पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके सामने अंगद मित्तल ही खड़ा है, ना कि वो अंगद मित्तल जो स्नेहा को एक नज़र देखना भी बर्दाश्त नहीं करता। उसकी फिक्र करना, उसे इस तरह से दवा देना तो दूर की बात। तभी अंगद बोला, लो ना, या फिर 2 घंटे मैं यहीं पर दवा लेकर खड़ा रहूँगा। उसके कहने पर स्नेहा ने तुरंत उसके हाथों से वो दवा ली और कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही सर्वेंट ने दरवाज़ा नॉक किया और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, छोटी मालकिन, नीचे आपकी फैमिली आई है, इसलिए बड़ी मालकिन आपको बुला रही हैं। स्नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसने तुरंत उस दवा को साइड में रखा और बर्तन उठाने लगी। उसे बर्तन उठाते हुए देख अंगद तुरंत बोला, एक काम करो शीला, तुम यहाँ पर सोफे पर आकर बैठ जाओ, बाकी सब काम करने के लिए तो तुम्हारी ये छोटी मालकिन है ना। जैसे ही उसने कहा शीला, जो उस सर्वेंट का नाम था, उसने तुरंत आकर स्नेहा के हाथों से वो बर्तन ले लिए। स्नेहा और भी ज़्यादा हैरान होने लगी, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही अंगद एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए वहाँ से चला गया। स्नेहा की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली थी। स्नेहा सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आई, जहां सामने ही हॉल में उसकी फैमिली आई हुई थी, जिसमें उसकी मॉम अनुपमा जी, उसकी दादी निरंजना जी और उसका भाई आयुष था। उन तीनों को देखकर स्नेहा मुस्कुराई और तुरंत आकर अपने भाई और अपनी मॉम से मिली, जबकि उसने अपनी दादी को दूर से ही नमस्ते कर दिया था। वहीं निरंजना जी ने तो उसकी नमस्ते का जवाब भी नहीं दिया। सुमित्रा जी भी वहीं सामने बैठी थी और ये सब चीज़ें गौर से नोटिस कर रही थी। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग यहीं पर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो एक सर्वेंट के साथ किचन एरिया की तरफ चली गई ताकि उन लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर सके। वहीं अनुपमा जी स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, संगम कहाँ है? स्नेहा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, वो अंदर आराम कर रहा है मॉम, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो भी अपनी जगह से उठी और फिर संगम को लेने के लिए उसके रूम में चली गई। संगम सोया हुआ था, इसलिए स्नेहा ने पहले उसे उठाया और फिर उसे फ्रेश करवा के बाहर की तरफ ले आई। तब तक शारदा जी ने चाय नाश्ते का इंतज़ाम करवा दिया था। आयुष फिलहाल वहां से बाहर गार्डन एरिया की तरफ जा चुका था, क्योंकि उसे फ़ोन पर किसी से बात करनी थी। जैसे ही वो बाहर गार्डन एरिया की तरफ आया, उसकी नज़र सामने अपने रूम की बालकनी के बाहर खड़ी निया पर गई, जो उसे इशारों से अपने पास बुला रही थी, लेकिन आयुष ने उसे इशारों से ही मना किया। निया गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। आयुष ने भी उसे घूर कर देखा। निया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया तो आयुष के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो दोनों पिछले 1.5 महीने से रिलेशनशिप में थे। जब अंगद और स्नेहा की शादी हुई तो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए और उन्हें पता ही नहीं चला कब उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। और अब निया आयुष को अपने रूम में आने के लिए कह रही थी, लेकिन आयुष अपनी लिमिट्स बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो फ़ोन पर बात करने के बाद वापस अंदर जाने ही वाला था कि उसके फ़ोन पर निया का कॉल आने लगा। मुस्कुराते हुए उसने कॉल रिसीव किया और बोला, क्या कर रही हो तुम निया? अगर किसी ने देख लिया तो तुम जानती हो ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तो अंगद जीजू और स्नेहा दीदी के बीच ही सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, ऐसे में हम दोनों। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही निया बोली, मुझे नहीं पता आयुष जी, आप जैसे मर्जी मेरे पास आइए, लेकिन मुझे आप मेरे पास चाहिए हो, मतलब चाहिए हो। आयुष उसकी बात सुनकर उसकी तरफ ही देख रहा था। निया ने अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आयुष बेचारगी भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। संगम के साथ स्नेहा अनुपमा जी के साथ बैठी और अनुपमा जी संगम को चॉकलेट्स देने लगी, जो वो स्पेशली उसके लिए लेकर आई थी। इतनी सारी चॉकलेट्स देखकर संगम खुश हो गया। अनुपमा जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, हमने तुम्हें इतनी सारी चॉकलेट्स तो दे दी, लेकिन खबरदार अगर ये सारी चॉकलेट्स तुमने अभी खाई तो जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे तो रोज़ एक चॉकलेट अपनी स्नेहा माँ से लेना और फिर उसे सबके साथ शेयर करके खाना। संगम बड़े ही प्यार से बोला, ओके नानी माँ। उसके मुंह से अपने लिए नानी माँ सुनकर अनुपमा जी मुस्कुराई। वहीं स्नेहा भी हैरानी से संगम की तरफ देख रही थी। उसने तो संगम को ये सब सिखाया ही नहीं था, तो संगम ने ये सब कहाँ से सीखा? वहीं उसके एक्सप्रेशंस देखकर संगम तुरंत बोला,
मुझे पता है मॉम की मॉम को नानी माँ बोलते हैं। देखा मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ स्नेहा माँ। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। आभा अनुपमा जी की तरफ देखते हुए बोली, सच में आपकी स्नेहा बहुत प्यारी है। संगम से तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैं तो खुद यही सोचती हूँ कि जब भी मेरा बेबी इस दुनिया में आएगा मैं भी स्नेहा की तरह अपने बच्चे से प्यार करूँगी। निरंजना जी मुँह बनाते हुए बोली, तुम स्नेहा में ऐसा क्या खास देखा जो तुम उसकी तरह बनना चाहती हो? हमें तो उसमें कुछ खास दिखाई नहीं देता। उनकी बात सुनकर आभा हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। शारदा जी तुरंत बोली, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं आंटी जी? भला क्या कमी है हमारी स्नेहा में? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारी स्नेहा एकदम परफेक्ट है। और माँ तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, गुड़ों की खान है हमारी स्नेहा। अंगद जो सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आ रहा था, उसे उन लोगों की बातें साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसकी नज़रें अपने फ़ोन पर थी। वो बाहर की तरफ जा रहा था। तभी निरंजना जी एकदम से बोली, रहने दीजिए शारदा जी, ये तो आप लोगों की महानता है जो आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया, वरना इस लंगड़ी से तो मैं क्या ही उम्मीद करूँ। ना पैर चलते हैं ना दिमाग। माँ तो छोड़िए, हमें तो इसकी शादी की उम्मीद भी नहीं थी। उनकी बात सुनकर सब दंग रह गए और स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो आज तक निरंजना जी की बातें सुनती आई थी, लेकिन वो बातें कम से कम वो उसे ब्यास मेंशन में ही सुनाती थी, तो उसे इतना बुरा नहीं लगता था। लेकिन आज वो मित्तल मेंशन में सबके सामने उसे भला भला बोल रही थी। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और वहां से जाने लगी। तभी अचानक से ही अंगद और संगम दोनों एक साथ बोले, खबरदार अगर आपने स्नेहा के बारे में कुछ कहा तो। खबरदार अगर आपने स्नेहा माँ के बारे में कुछ कहा। स्नेहा जो वहां से जाने लगी थी, उन दोनों की आवाज़ एक साथ सुनकर उसके कदम वहीं पर जम गए। वहीं निरंजना जी ने पहले तो अंगद को देखा ही नहीं था, अब अपने सामने अंगद को देखकर उनके चेहरे पर भी थोड़ा डर झलकने लगा। तभी संगम एक बार फिर से बोला, मैं अपनी स्नेहा माँ के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। अगर आपने मेरी स्नेहा माँ के बारे में कुछ भी कहा तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, गंदी बूढ़ी आंटी। निरंजना जी जो चुप हो गई थी, अब संगम के मुंह से ये सब सुनकर एक बार फिर से भड़क गई और बोली, इसलिए कहती हूँ मैं कि ये लड़की पता नहीं आपको कहाँ से परफेक्ट लग रही है। देखा, इसने आपके संगम को भी बिगाड़ दिया है। मैंने आज तक कभी संगम को इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा, लेकिन अब देखिए वो मेरे साथ कैसे बदतमीजी कर रहा है। बात को आगे बढ़ते हुए देख सबके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। शारदा जी को डर लग रहा था कि कहीं अंगद भी अब स्नेहा को ना सुना दे, क्योंकि संगम जो कुछ बोल रहा था वो बेशक से उसका स्नेहा के लिए प्यार था और वो अपनी स्नेहा की माँ के बारे में कुछ नहीं सुन सकता था। लेकिन फिर भी निरंजना जी उम्र में बड़ी थी तो उनके साथ इस तरह से बात करना गलत था। लेकिन तभी अंगद बोला, जिस तरह से आप स्नेहा के बारे में बात कर रही हैं उसके बाद और क्या वो आपकी आरती उतारे? सॉरी, पर मेरा संगम ऐसा नहीं है। वो उन लोगों को बदतमीजी से जवाब देना बहुत अच्छी तरह से जानता है जिनके सवाल ही बदतमीजी से भरे हुए हों। उसकी बात सुनकर निरंजना जी की आंखें बड़ी हो गई। स्नेहा ने संगम को अपने पास खींचा और बोली, ऐसे नहीं बोलते हैं संगम बेटा। ये बोलते हुए उसकी नज़रें अंगद पर थी, जैसे वो ये बात संगम से नहीं बल्कि अंगद से कह रही हो। वहीं अंगद तुरंत बोला, उसे क्या सिखा रही हो? उसकी कोई गलती नहीं है। अगर सामने वाला बेफजूल की बातें करेगा तो वो चुपचाप सुनता रहेगा क्या? और हाँ, ये बोलते हुए उसने अब निरंजना जी की तरफ देखा और दोबारा बोला, अब तक स्नेहा आपकी पोती थी, इसलिए आप उसे कुछ भी बोल सकती थी। मैंने बहुत बार नोटिस किया है आपको उसके साथ इस तरह की बातें करते हुए। लेकिन खबरदार अगर अब आपने मेरी बीबी के साथ कोई बदतमीजी की तो। अगर आइंदा स्नेहा से मिलने आना हो तो आपकी मर्जी, अगर इस तरह की बातें करने आना हो तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो कुछ पल यूं ही उन्हें घूरता रहा और फिर बाहर की तरफ चला गया। अनुपमा जी ये सब देखकर हैरान थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उनके दिल को तसल्ली हो रही थी कि कोई तो है जो उनकी बेटी का पक्ष लेने आया, और वो भी कोई और नहीं, खुद उसका पति अंगद मित्तल। इसके अलावा भला अब स्नेहा को क्या ही चाहिए था। वहीं शारदा जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और आभा के चेहरे पर भी, लेकिन सुमित्रा जी बिना बात के भी अंदर से कलप उठी थी।
खुद स्नेहा हैरान थी कि ये जादू कैसे हुआ, लेकिन सच में ये उसके लिए किसी जादू से कम तो नहीं था। वहीं निया के रूम में आयुष उसके सामने खड़ा था और निया उसके सीने से लगी हुई थी। वो उसके सीने से लगे हुए बोली, आप सच में बहुत खड़ूस हैं आयुष। यहाँ पर मैं आपको मिलने के लिए मरे जा रही हूँ और आप हैं कि यहाँ पर आकर भी मेरे पास नहीं आ रहे थे। इतना भी क्या डरना। आयुष ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा हुआ था। वो उसे हल्का सा खुद से अलग करते हुए बोला, बात डरने की नहीं है निया, ये मेरे लिए तुम्हारे घर से ज़्यादा मेरी बहन का ससुराल है। अगर गलती से भी किसी को कुछ पता चला और गलत तरीके से पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से स्नेहा की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आए। ऑलरेडी उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। ऐसे में हम दोनों की ये नज़दीकी अगर गलत तरीके से लोगों के सामने आएगी तो स्नेहा की लाइफ पर इसका गलत इफ़ेक्ट जाएगा। निया ने मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर कब तक हम अपने रिलेशनशिप को छुपा कर रखेंगे? मुझे आपसे शादी करनी है। आयुष प्लीज़ आप अपने घर वालों को कहिए ना कि वो मेरे घर वालों से बात करें और फिर जल्दी ही हमारी शादी कर दें। आयुष हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, सीरियसली अभी तुम स्टडी कर रही हो निया? इतनी जल्दी शादी के लिए तो मैं ही नहीं मानूंगा, घर वालों का मानना तो दूर की बात। उसकी बात सुनकर निया गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब आप मुझसे शादी नहीं करेंगे? आयुष तुरंत बोला, तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? लेकिन हम अभी शादी नहीं कर सकते हैं निया, कम से कम 6 महीने या फिर 1 साल तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार स्नेहा यहाँ पर सेट हो जाए, उसके और अंगद के बीच सब कुछ ठीक हो जाए और साथ ही साथ तुम भी अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं खुद अपने घर वालों से कहूँगा कि वो तुम्हारी फैमिली के साथ हमारी शादी की बात करे। लेकिन तब तक तुम्हें खुद को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। निया ने उसके शर्ट को कसकर मुट्ठियों में जकड़ लिया और बोली, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल में नहीं रख सकती। आई वांट यू, इट मीन्स आई वांट यू एट एनी कास्ट एंड यू जस्ट कॉन्ट इग्नोर मी। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई थी और उसने आयुष को पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लिया था। अगले ही पल निया ने आयुष के होठों को लॉक कर दिया और उसे पैशनेटली किस करने लगी तो आयुष तो शॉक्ड रह गया। अभी तक उसके और निया के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मुश्किल से वो दोनों 1-2 बार डेट पर गए थे और उनके बीच बस हग हुई थी। इस और इसके अलावा और कुछ नहीं। आयुष लिमिट क्रॉस करने वाला इंसान था ही नहीं। लेकिन अब निया ने उसे किस करना शुरू किया तो उसने भी उसकी पीठ पर रखा हुआ अपना हाथ कस दिया और फिर उसे रिस्पॉन्स देने लगा। अभी 2-3 मिनट ही बीते थे कि अचानक से बाहर की तरफ से अंगद की आवाज़ आने लगी। अंगद फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और काफ़ी गुस्से में लग रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर आयुष ने तुरंत निया को छोड़ा और बाहर बालकनी की तरफ देखने लगा। निया ने मुंह बनाया। वो इतनी जल्दी किस ब्रेक नहीं करना चाहती थी। आयुष उसे मुंह बनाता हुआ देख धीरे से बोला, बाहर अंगद है। निया तुरंत बोली, तो मैं क्या करूं? आयुष ने अपना माथा पीट लिया और बोला, तुम भी ना मुझे मरवा कर मानोगी? निया गुस्से से बोली, खबरदार अगर ऐसी बात की तो। आयुष ने एक गहरी सांस ली और बालकनी की तरफ आ गया। उसने जरा सा पर्दा वहां से हटाया तो उसे अंगद दिखाई दिया जो उनकी बालकनी के बिल्कुल बाहर ही खड़ा था। आयुष के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी लेकिन निया बिल्कुल बेफिक्र लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ अंगद फ़ोन पर बात कर रहा था और कुछ देर फ़ोन पर बात करने के बाद वो वहां से जाने लगा। लेकिन तभी अचानक से उसके कदम रुक गए और उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। उसे कुछ तो अजीब सा लग रहा था लेकिन क्या, ये उसे भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो इधर उधर ताका झाकी करता उससे पहले ही संगम उसके पास आया और आकर सीधा उसके पैरों से लिपट गया। वो खुश होते हुए बोला, थैंक यू सो मच डैड। उसके मुंह से थैंक यू सुनकर अंगद हैरानी से बोला, थैंक यू किस लिए बेटा? अभी तो फिलहाल मैंने आपको कोई गिफ्ट भी नहीं दिया जिसके लिए आप मुझे थैंक यू बोलें। संगम मुस्कुराते हुए बोला, आपने मुझे गिफ्ट तो नहीं दिया डैड, लेकिन मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है और वो है मेरी स्नेहा माँ की रिस्पेक्ट। हमें टीचर भी बोलती हैं कि हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन स्नेहा माँ की दादी बहुत बुरी हैं। वो स्नेहा माँ की इंसल्ट कर रही थी लेकिन आपने उनकी बोलती बंद कर दी। मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू मेरी स्नेहा माँ के लिए इतना सब कुछ करने के लिए। उसकी बात सुनकर अंगद उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसने संगम को अपनी गोद में उठाया और बोला,
मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा संगम कि आप इतनी सब बातें सीख कहाँ से रहे हैं। मतलब इंसल्ट और ये सब कुछ। पर आपकी मैडम बिल्कुल सही कहती हैं, हमें किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। संगम तुरंत बोला, तो फिर आप मेरी स्नेहा माँ की इंसल्ट क्यों करते हो? अभी आपने मेरी स्नेहा माँ को उस गंदी आंटी को बुरी बातों से बचाया, लेकिन आप भी तो स्नेहा माँ के साथ बुरी तरह से बात करते हो ना डैड। तो आप ऐसा मत किया करो। मेरी स्नेहा माँ बहुत अच्छी हैं, आप उनसे अच्छे से बात किया करो ना डैड। उसकी बात सुनकर अंगद कुछ पल तो उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम्हारी स्नेहा माँ एक्चुअली स्नेहा माँ नहीं, बकबक क्वीन मेरे साथ ज़्यादा बकबक नहीं करेगी। बहुत बोलती है वो। संगम हंसते हुए बोला, तो वो लड़की है डैड, अब लड़कियों का तो काम ही बोलना होता है। अगर लड़कियां नहीं बोलेंगी तो और कौन बोलेगा? लड़कियों का काम होता है बोलना, और हम लड़कों का काम होता है उन्हें इग्नोर करना। उसकी बात सुनकर अंगद हंसने लगा। सच में संगम इधर उधर की बातें अब बहुत ज़्यादा सीखने लगा था। वो उसे लेकर वहाँ से आगे की तरफ चल दिया, और जैसे ही वो वहाँ से गया, आयुष तुरंत बालकनी के रास्ते से बाहर की तरफ निकला। लेकिन निया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, मुझे आपसे मिलना है आयुष, अकेले में। आयुष अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, तुम सच में पागल हो गई हो निया, हाथ छोड़ो मेरा, वरना मिलने का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा भाई यही मुझे फांसी दिलवा देगा। उसकी बात सुनकर निया हंसने लगी और बोली, फट्टू कहीं के। आयुष ने उसे घूर कर देखा तो निया ने उसका हाथ छोड़ दिया। आयुष तुरंत वहां से अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ निरंजना जी का मुंह अभी भी बना हुआ था, लेकिन बेशक से वो नाराज थी, पर उन्होंने खाने पीने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कुछ ही देर में चाय नाश्ता होने के बाद अब अनुपमा जी अपनी जगह से उठी और शारदा जी के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, अब हम लोग चलते हैं। आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, खासकर हमारे संगम से। शारदा जी मुस्कुराई और बोली, कुछ वक्त यहाँ पर और बिताती ना? अनुपमा जी मुस्कुराते हुए बोली, फिर कभी आएंगे, और वैसे भी अब स्नेहा यहाँ पर है तो स्नेहा से मिलने तो हमें आना ही पड़ेगा, या फिर आप भी कभी स्नेहा के साथ ब्यास मेंशन आइएगा। अंगद जो संगम को लेकर अंदर की तरफ आ रहा था, जैसे ही उसने स्नेहा के ब्यास मेंशन जाने की बात सुनी, उसके कदम जैसे खुद ब खुद रुक गए। उसने पलटकर स्नेहा की तरफ देखा। स्नेहा का ध्यान भी उस पर ही था। जब अंगद ने उसे देखा तो स्नेहा ने अपनी आईब्रो हल्की सी ऊपर की तरफ उठाई, जैसे उससे पूछ रही हो कि क्या हुआ। अंगद ने गुस्से से मुंह बनाया और फिर तुरंत वहां से चला गया। स्नेहा को तो समझ ही नहीं आया कि आखिर अब हुआ क्या। अब तो उसने कुछ किया ही नहीं था। अभी तो अच्छा खासा अंगद उसके लिए सबको सुना कर गया था, और अब उसने सामने ही मुंह बना रहा है। सच में इतने तो लड़कियों के मूड स्विंग्स नहीं होते हैं जितने उसे अंगद के होते हुए नजर आ रहे थे। सबके जाने के बाद स्नेहा अब अपने रूम में आई। संगम अंगद के साथ ही था और उसके साथ खेल रहा था, लेकिन जैसे ही स्नेहा रूम में आई, संगम बेड से उठा और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, मैं थोड़ी देर दादी माँ के पास जा रहा हूँ स्नेहा माँ, जब डिनर का टाइम होगा तो आप नीचे आ जाना मुझे डिनर करवाने के लिए। अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर संगम तुरंत वहां से भाग गया और स्नेहा अब अंगद की तरफ देखने लगी, जो अपनी जगह से उठकर बालकनी की तरफ चला गया था। क्योंकि संगम काफ़ी वक्त से उसके साथ था तो उसने स्मोक नहीं किया था, और अब उसे स्मोक करने की तलब हो रही थी। स्नेहा कुछ पल यूं ही उसे देखती रही और फिर उसके सामने आकर खड़ी हुई। अंगद ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। स्नेहा धीमे से बोली, शुक्रिया। अंगद ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। स्नेहा अपनी नज़रें हल्की सी झुकाकर बोली, वो दादी माँ के सामने आपने जो कुछ कहा, मुझे पता है आपने यूं ही सबके सामने वो बोल दिया, लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बेहद सर्द आवाज़ में बोला, मैं कोई रेडियो नहीं हूँ जो यूं ही बजता रहता हूँ। मैं जो कहता हूँ इट मीन्स मैं उन बातों को मीन भी करता हूँ। अब तक तो तुम उनकी पोती थी जो तुम उनकी बकवास सुन रही थी, लेकिन अगर मेरे सामने किसी ने मेरी बीवी के बारे में कुछ कहा तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। ये बोलकर अंगद ने सिगरेट अपने होठों में दबाई और फिर एक गहरा कस भर कर धुआं ऊपर की तरफ छोड़ा और फिर सिगरेट ज़मीन पर फेंक कर वहाँ से वॉशरूम की तरफ चला गया।
जबकि स्नेहा तो बस उसकी तरफ देखती ही रह गई। क्या बात है भाई, आप लोगों के कमेंट आने बहुत कम हो गए हैं। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि हम लोगों का भी हौसला मिल सके। जस्ट अ सेकेंड आप लोगों के टाइम निकालने से हमारी इतनी बड़ी वीडियो बनाने का मेहनत सफल हो जाता है। तो थोड़ा सा हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक करिए और वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।